नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मक्केश्वर अवेकन्स। मोदी जी का बर्थडे अभी हाल ही में 17 सितंबर को बीता है और इस बार उनका बर्थडे तो इस तरह से पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया जैसे किसी चक्रवर्ती सम्राट का किया जाता हो। लेकिन उनके बर्थडे के दिन ही हमारे एक दोस्त सऊदी अरेबिया और एक बहुत बड़े दुश्मन पाकिस्तान ने मिलकर मोदी जी को एक ऐसा बर्थडे गिफ्ट दे दिया है जो भारत के लिए आने वाले समय में परेशानियां बढ़ाने वाला हो सकता है। जिस घटना के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो इतना हिस्टोरिक इवेंट है जिसके इम्प्लीकेशंस पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर के, चाहे वो यमन हो, इराक हो, ईरान हो, इजराइल हो, कतर हो, वहां से लेकर के पाकिस्तान, भारत और इवन यूएस तक भी इसके इन्फ्लुएंसेस जा रहे हैं। इसमें सबका अपना अपना एक एंगल है और इंटरेस्ट है और थ्रेट भी है जिसकी आगे हम बात करेंगे। पर ऐसा हुआ क्या है? हुआ यह है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने मिलकर एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया है जिस पैक्ट के तहत दोनों में यह एग्रीमेंट हुआ है कि भाई एक देश पे कोई हमला होगा तो वो दूसरे देश पे भी ऑटोमेटिक हमला माना जाएगा और फिर उसका जवाब दोनों मिलकर के देंगे। मतलब मान लीजिए अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करता है तो इसको सऊदी अरेबिया पे भी हमला माना जाएगा और पाकिस्तानी हमले का जवाब पाकिस्तान तो देगा ही, सऊदी अरेबिया भी देगा और वाइस वर्सा। अगर सऊदी अरेबिया पे होता है तो पाकिस्तान भी उस तरह करेगा। अब ये घटना बहुत ज्यादा ही हैरत में डालने वाली है और खासकर इसकी टाइमिंग भी। ये हुआ भी किस दिन? मोदी जी के बर्थडे के दिन। और क्यों? उस दिन अगर आप देखें टाइमलाइन तो सुबह से लेकर सुबह क्या, एक रात पहले से ही, रात के 12 बजे से ही पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स वीडियो बना बना करके मोदी जी को बर्थडे की विशेष देने शुरू कर चुके थे। इस साल तकरीबन 28 से 30 देशों के, बड़े देशों के जो हेड्स हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बर्थडे की विशेष दी हैं। उनके लिए ये सब करना जरूरी तो नहीं था, पर ऐसा क्यों किया गया? खैर, इसमें हम जाएंगे नहीं अभी क्योंकि कारण बहुत सारे हैं। या तो भारत का बढ़ता प्रभुत्व, मोदी जी की बढ़ती हस्ती, क्योंकि वो जो भारत के इंटरेस्ट हैं उनके सामने वो झुकते नहीं है। अगर कोई इस तरह की डील लेके आता है जिसमें भारत का इंटरेस्ट ना हो, ये भी हो सकता है। मिलिटरीली भी भारत स्ट्रांग हुआ है। दूसरा, इसमें यह कहा जा रहा है कि भैया ये भारत को और भारत के नेतृत्व को एक तरह से धोखे में रखने की साजिश थी, ये बर्थडे विशेष के बहाने, ताकि इसके पीछे से भारत को घेरने के लिए इस तरह की घेराबंदी की जा सके। क्योंकि सेम डे पे दो ऐसी घटनाएं हुई। एक जो मैं आपको बता चुका हूं, ये सऊदी और पाकिस्तान के पैक्ट वाला, और दूसरी एक और घटना हुई चाबहार पोर्ट को लेकर। चाबहार पोर्ट जो हमारा ईरान के अंदर में एक पोर्ट, जिसको भारत जो है जिसका मॉनिटरिंग करता है और उसको संचालित करता है वहां से, ताकि वो उसके आसपास के जो गल्फ के एरियाज हैं उस पर नजर भी रख सके। वैसे तो हम उसको ये नहीं कहते कि वो मिलिट्री इन्फ्लुएंस के लिए यूज किया जा रहा है, हम उसको बिजनेस इन्फ्लुएंस के लिए और बिजनेस, अपने जो सप्लाई चेन्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। पर उस वक्त में जब ईरान पे सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने, तो चाबहार पोर्ट पे और भारत को उससे अलग रखा था कि इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो आप इसको जैसे चलाना है चलाइए। अब क्या है, अमेरिका ने एक तरफ तो मोदी जी से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और ट्रंप उनको बोल रहा है कि माय फ्रेंड नरेंद्र, मतलब नरेंद्र मोदी भी नहीं कह रहा, फर्स्ट नेम बेसिस पे आ गया। जो अपने बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता किसी से होती है तो जिस तरह से हम किसी के साथ डील करते हैं उस पे आ गया है वो, और कह रहा है कि भैया, मतलब पहले तो वो क्रेडिट लेना चाह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया को वॉर मैंने रुकवाया, वहां से बात शुरू हुआ था, वहां से झगड़ा शुरू हुआ था। और अब इस बर्थडे विश में लास्ट में वो ये कह रहा है, थैंक यू कि आपने रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने में जो आप सपोर्ट कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। बात कहां शुरू हुई थी, कहां तक आ गई है? खैर, इसी तरह से पूरे दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं उन्होंने सबने विश किया। पर इसी के साये में ये दो घटनाएं भी हुई। अब जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं इसको बहुत ही अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जो भारत में बैठे हुए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका तो ये कहना है कि ये भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको कंटेन करने के लिए किया जा रहा है, थोड़ा उसको लिमिट करने के लिए, क्योंकि भारत के रशिया से भी संबंध है, मिडिल ईस्ट से भी संबंध है। अभी आपने देखा कि जब यूएसए ने हम पे थोड़ी चढ़ाई की या कड़ाई की टैरिफ्स के द्वारा, तो हमने एससीओ में जाकर के चाइना से भी संबंध बनाने की कोशिश की और वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की। तो यूएसए चुप बैठेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो पर आखिर सऊदी और पाकिस्तान के पैक्ट के बीच में अमेरिका का नाम कहां से आ रहा और क्यों आ रहा? पहले ये समझ लेते हैं कि दोनों देशों का एक दूसरे के प्रति सिग्निफिकेंस क्या है भाई। क्योंकि सऊदी के पास अपनी कोई मिलिट्री है नहीं, अमेरिका उसको गारंटी देता है, संरक्षण देता है तुम्हारी सुरक्षा की कि हम देंगे। पाकिस्तान की आर्मी क्या है, किस तरह से है, ये सबको पता ही है, कितनी इफिशियंट है। पर सऊदी के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है पहले वो समझते हैं और भारतीय कॉन्टेक्स्ट पे बाद में आएंगे, क्योंकि भारत के साथ क्या
लफड़ा झगड़ा दिख रहा है कि क्या हो सकता है सऊदी के साथ, या यूएस का हाथ उसमें क्या दिख रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सऊदी जो है वो अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए यूएस पे डिपेंडेंट रहता है, लेकिन वो पाकिस्तान से भी बहुत सारे जो ट्रूप्स हैं उनको अपने यहाँ उनके बेसिस बनवा रखे हैं। अमेरिका के तो हैं ही, पाकिस्तान के भी हैं। किस लिए? कि वो सऊदी के ट्रूप्स को ट्रेनिंग्स वगैरह दे, स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप होती है वो डेवलप करें, इंटेलिजेंस जो शेयरिंग होती है वो करें। क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो तगड़ा झगड़ा है वो है यमन से। यमन में जो हूती उग्रवादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनसे इनका झगड़ा चलता रहता है। इनका पुराना झगड़ा इजराइल से भी है, लेकिन इधर हाल फिलहाल के दोनों में रिश्ते बहुत बड़े हैं। पर अब ये अचानक से करने का एक रीजन जो बहुत लोगों को दिख रहा है, जो अगर मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो उसमें जो रिसेंट घटना हुई है, रिसेंट घटनाएं दो हुई हैं। क्या हुआ है? ईरान इजराइल का जब झगड़ा हुआ था तो अमेरिका ने कतर को अपना एक बेस बना के, जो कि कतर उसका बेस है ही, उस बेस से ईरान पे हमला किया था कि तुम्हारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हम तबाह करेंगे। तो ईरान ने रिटेलिएशन में, हालांकि वो अमेरिका से लड़ नहीं सकता है और इजराइल को मारने की कोशिश मार तो पाया नहीं, तो उसने कतर पे हमला कर दिया और वहां पे जाके बम बम गिरा है। हालांकि सब दिखावेबाजी थी कि पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पे बम गिरेगा, और बिल्कुल ऐसी जगह में गिराया गया जहाँ पे कुछ भी ये नहीं था, सिर्फ सिंबॉलिक था। अमेरिका ने भी कुछ नहीं किया, नहीं तो भाई अमेरिका को कौन ही चैलेंज कर सकता है। तो ये तो हो गया कुछ महीने पहले की घटना। अभी रिसेंट क्या हुआ है, कुछ अभी 15-20 दिन या 1 महीने ही हुए होंगे कि ये जो हूती और कुछ हमास के जो उग्रवादी थे जो कतर से ऑपरेट करते हैं। अब कतर से क्यों करते हैं ये आप समझ लीजिए। कतर जो है उसको एक तरह से न्यूट्रल ग्राउंड बनाया गया है कि भैया किसी भी दुनिया में किसी का भी कहीं पे डिस्प्यूट है तो वहां पे आके आप बात करिए, वहां पे मारामारी नहीं होगी, कोई किसी को मारेगा नहीं। जैसे अफगानिस्तान में भी डिस्प्यूट डिबेट चल रहा है किसी का, तो उसके जो तालिबान वाले हैं वो वहीं पे रहते हैं। ये हमास वाले, हूती वाले, लीबिया लेबनान में जितने तरह के आतंकवादी उग्रवादी संगठन है, अलकायदा वाले, उनके सब जो हेड्स हैं वो वहां पे रहते हैं। कि पूरे दुनिया के जो स्टेट हेड्स हैं उनको अगर उस आतंकवादी संगठन से डील करना है, कुछ बातचीत करनी है, तो अब अफगानिस्तान तो जाओगे नहीं, वहां तो मारे जाओगे। हमास तो मतलब गाजा में तो जाओगे नहीं, तो यहाँ पे आइए। इन्होंने अपना उसको ऑफिशियल हब बनाया हुआ है कतर को। यहाँ डिप्लोमेटिकली जो भी बातचीत होनी है वो होगी। तो हमले नहीं होते थे, बातचीत ही होती थी, लेकिन पहले ईरान ने मार दिया। और अब इसराइल ने क्या किया कि पहले ये बोला, ऑफर किया कि भाई हम बातचीत करना चाहते हैं ताकि कुछ एक रिजल्ट पे पहुंचा जा सके, लड़ाई किसी तरह से रोकी जा सके। ये उनकी चाल थी। और जब 20 के करीबन ये उग्रवादी जो हमास के जो लीडर्स थे, टॉप लीडर, वो कतर के अंदर एक जगह और 2-3 जगहों पे शायद इकट्ठे हुए कि इसको डिस्कस करेंगे और आगे हम स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, तो मोसाद वालों ने और इजराइल ने उनका पता लगा करके तकरीबन 12 अलग अलग ठिकानों पे हमला करके और उनको मार दिया। उसके बाद से ही कतर रैटल्ड हो गया। उसके बाद से ही सऊदी भी थोड़ा रैटल्ड है कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब अगर कतर तक आ गया तो सऊदी तक भी आ जाएगा। और सऊदी और कतर, इनका तो झगड़ा पुराना है ही, बहुत पुराना, उसमें अभी नहीं जाएंगे इजराइल के साथ। तो एक तो ये डर, दूसरा ये कहा जा रहा है कि यमन में जो हूती उग्रवादी हैं जिनके खिलाफ लगातार कैंपेन चलाता ही रहता है सऊदी अरेबिया, और उनको वहां पे कंटेन करने के लिए ट्रूप्स भेजने ही पड़ते हैं। तो या तो अमेरिका के, अब अमेरिकन ट्रूप्स इतनी छोटी चीजों के लिए तो जाएंगे नहीं, वो हथियार वगैरह देते हैं, तो मोस्टली पाकिस्तानी ट्रूप्स इन लोग मंगाए जाते हैं और उनको ही भेजा जाता है। हालांकि जो डॉक्ट्रिन है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें ये नहीं कहा जाता है कि भाई हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। वो ये कहते हैं कि हम ट्रेनिंग देंगे, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देंगे, थोड़े बहुत हथियार दे देंगे, इंटेलिजेंस का इनपुट जो होगा वो हम दे देंगे, लेकिन ये सब कहने की बातें होती। तो ये हो गया एक पर्सपेक्टिव जो सऊदी का था, कि सऊदी के पर्सपेक्टिव से अगर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसको देख रहे हैं तो उसमें वो क्या क्या देख रहे हैं कि किससे किससे उसको खतरा है, और उसको काउंटर करने के लिए उसने पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस डील की है कि अगर उसके साथ कुछ घटना होती है तो पाकिस्तान भी उसके साथ लड़ेगा। कितना लड़ पाएगा पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को भी जो भी सपोर्ट है वो तो अमेरिका से ही है और चाइना से ही है, चाहे मॉनेटरी हो और चाहे वेपन्स वगैरह का सपोर्ट हो। कहा यह भी जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो जो न्यूक्लियर इंश्योरेंस सऊदी अरेबिया को देगा, क्योंकि अपने को न्यूक्लियर स्टेट कहता है। हालांकि उसका जो न्यूक्लियर है वो भी उसका खुद का नहीं है, वो अमेरिका का ही है। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान में रखे हुए हैं ये बता करके कि भैया ये पाकिस्तान का है। जब भारत ने बना लिया था उसके बाद से ही वहां हाउस करता है। और आपको अभी तो सबको पता चल गया, पूरी दुनिया को, जैसे ही हमने नूर खान एयरबेस पे फोड़ा तो न्यूक्लियर ही था। अमेरिका वाले आए 2-2, 3-3 प्लेन लेके बोरॉन के साथ वहां पे उसको जो न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अब यहाँ पे आ जाता है ये भारत वाला एंगल कि भारत को इसमें क्या डर है।
भारत के लिए ये थ्रेट परसेप्शन इसलिए बन रहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है ही। अभी अभी हम दोनों के बीच में लड़ाई बंद हुई है और पाकिस्तान कब लड़ाई शुरू कर देगा ये कोई नहीं जानता। तो क्या अगर भारत और पाकिस्तान में लड़ाई शुरू होती है और भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो क्या सऊदी अरेबिया भी इसको अपने आप पे हमला मानेगा और वो भी उसके साथ इंक्लूड होगा? पर उसके पास तो अपना हथियार वगैरह है ही नहीं, अपनी मिलिट्री है नहीं, तो किस तरह से इंक्लूड होगा? अब यही मेन क्वेश्चन है जो अमेरिका से जुड़ता है। तो कहा यह जा रहा है कि चूंकि हाल में भारत ने सबसे पंगे ले लिए, अमेरिका से भी पंगा ले लिया, चाइना से तो पहले से पंगा है ही, पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है और बांग्लादेश की, तो अगर अमेरिका चाहता है कि भारत को कंटेन करे तो उसने ये पैक्ट करवाया है जानबूझ करके, ताकि अगर भारत और पाकिस्तान का झगड़ा होता है और अगर क्या हो सकता है कि पाकिस्तान को उकसाए, जैसा पिछली बार ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो पहलगाम आतंकवादी घटना हुआ था वो भी अमेरिका के उकसावे में ही हुआ था, ताकि भारत को इकोनॉमिकली डिस्टर्ब किया जा सके। हालांकि भारत ने उसको 10 दिन के अंदर ही किसी तरह से रोक लिया, खत्म कर दिया था। तो अगर इस बार झगड़ा होता है और जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का झगड़ा लंबा खींचा गया, पूरा जो नाटो था उसने हथियार दिए, लोग दिए, पैसा दिया, अमेरिका ने दिया, और ये उन्होंने रशिया को एक लंबे वॉर में उलझा करके रखा है, तो शायद ऐसी प्लानिंग है कि भारत को भी एक लंबे वॉर में उलझाया जाए। और जब पाकिस्तान से भारत उलझेगा तो सऊदी के पास कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका डायरेक्टली पाकिस्तान को मदद करता है हथियारों से और पैसे से, तब तो पूरी दुनिया में थूथू मच जाएगी। जियोपॉलिटिकली वो कैसे स्टैंड करेगा, अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, जबकि वो भारत पे लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भैया तेल तो आप खरीद रहे हैं और रशिया को फंड कर रहे हैं। तो जब तेल खरीदने को ही फंडिंग मानी जा रही है वॉर की, तो अगर आप डायरेक्ट हथियार और पैसा दोगे तो ये तो डायरेक्ट फंडिंग हो जाएगी। तो ये एक बैक चैनल क्रिएट किया जा रहा है सऊदी अरेबिया के थ्रू कि जब वॉर होगा तो सऊदी अरेबिया, जब ये तो पैक्ट ही हो गया कि भैया एक नेशन पे कोई अटैक होगा तो दूसरे नेशन पे भी माना जाएगा, तो सऊदी अरेबिया को भी मानना पड़ेगा कि हम पे अटैक हुआ, तो वो मॉनेटरी देगा, फंड्स। और सऊदी अरेबिया के जो भी वेपन्स वगैरह हैं वो तो सब अमेरिका है, अमेरिका ही उनको सिक्योरिटी की गारंटी देता है। अमेरिका के नेवल बेसेस हैं वहाँ पे, मिलिट्री बेसेस हैं, F-16 वगैरह, जेट्स वगैरह। तो वो सारी चीज़ें, सारे हथियार और सारा पैसा पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए वहाँ से फंड करेगा। ये एक आर्गुमेंट है। इस आर्गुमेंट को हवा इसलिए भी मिलती है कि सेम डे पे जिस दिन ये पैक्ट हो रहा था सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, तो उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के किंग हैं सऊदी के, वो उसके बाद यूएस के जो एडमिरल है, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का जो कमांडर है सऊदी के अंदर, ब्रैड कूपर, उससे भी मिलते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को जोड़ करके ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाई अमेरिकन हैंड तो नहीं है। हालांकि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये डिस्क्लोज किया, मतलब ऑफिशियल बयान दिया है कि इन चीज़ों के बारे में हमको पता है, हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, हमको ऑलरेडी ब्रीफ किया गया था। अब यूएस ने किया था, इसराइल ने टिप ऑफ किया था, ये सऊदी ने खुद ही बता दिया था। क्योंकि सऊदी के पास भी देखिए रीजंस तो है कि पाकिस्तान उनके किसी काम का नहीं है, सिर्फ मैन पावर के हिसाब से कि उनके वो लोग वोग मंगा के और मरने के लिए यहाँ वहाँ भेजे। बाकी $40 बिलियन का व्यापार जो है सऊदी का भारत से है, क्योंकि सऊदी के पास अपना कुछ नहीं है। खाने पीने के लिए सारा चीज़ें यहाँ से जाती हैं, फल हो, सब्जियाँ, वो सब भारत से जाती हैं। पीने का उनके पास पानी नहीं है, वो भारत से जाता है। इसके अलावा और भी चीज़, वहाँ तो सिर्फ रेत ही है, और रेत के अलावे मतलब तेल है, तो तेल बेचोगे और बाकी सारी सामान जो है ये सब खरीदोगे, मेडिसिन वगैरह, ये सब भारत से जाता है। तो इसको देख करके ये कहा जा रहा है कि वो भाई एक पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए भारत से पंगा थोड़ी ले लेगा। लेकिन फिर उसी दिन यूएस कमांडर से मिलना, ये क्या दर्शाता है? मतलब देखने के हिसाब से तो कहा जा सकता है कि भाई कहीं ना कहीं यूएस का हैंड दिख रहा है, और आगे जो जिसकी संभावना है वॉर की, जो कि है ही, तो उसमें कहीं इस तरह से सप्लाई ना हो। हालांकि इसमें दूसरा काउंटर व्यू ये भी दिया जा रहा है कि भाई क्योंकि अमेरिका जो है वो सोली रिस्पॉन्सिबल है सऊदी के रक्षा सुरक्षा के लिए, और पाकिस्तान को भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट और सारा मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट सब यूएस ही देता है, तो एक तरह से उसको ब्रीफ करने के लिए बुलाया गया होगा यूएस को एडमिरल ब्रैड कूपर के थ्रू कि भैया ये हमने किया है। या हो सकता है कि अमेरिका की सहमति से ये की गई हो कि हाँ इसमें हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी यमन के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ देखने के लिए। और यूएस ने भी इसको हाँ में हाँ कर दिया हो, मतलब इसकी सहमति इसलिए दे दी हो कि बजाय इसके कि कल को सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान चाइना की गोद में जाके बैठ जाए अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, इससे अच्छा है कि ये दोनों स्टेट जो ऑलरेडी उसके अंदर हैं उन दोनों में थोड़ा म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़े और दोनों मेरे अंडर में ही रहें। अब देखिए पॉसिबिलिटी तो इसमें बहुत सारी हैं, तीनों पॉसिबिलिटीज, चारों पॉसिबिलिटीज पे हमने बात कर ली। येमेन के थ्रू
यमन वाली पॉसिबिलिटी पे बात कर ली हमने, इसराइल से जो थ्रेट है सऊदी को उस पर भी बात कर ली हमने, और सऊदी इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान से ये डील कर रहा है इस पर भी हमने बात कर ली, और अमेरिका का अगर कोई इंटरेस्ट इस तरह का है कि भैया वो भारत को कंटेन करना चाहता है उस पर भी हमने बात कर ली। मुझे तो लगता है कि ये सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, क्योंकि देखिए जो सीधा दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि ये चीजें हो सकती हैं। हालांकि यूएस का अपना एक अग्रीमेंट रहता है कि भैया आप हमारे जो इक्विपमेंट जो हम आपको देते हैं वो अपने थ्रू किसी और को नहीं दे सकते बिना हमसे परमिशन लिए। तो भाई पाकिस्तान को देने के लिए ले लेगा तुमसे परमिशन बाद में, और ये कहा जाएगा, वो लोग कह देंगे भाई हमने नहीं दिया या जो भी किया। पर सबसे बड़ा डेटरेंट इसमें सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि सऊदी अरेबिया भारत का बहुत बड़ा दोस्त है, और हाल के दिनों में बहुत ज्यादा उभर के ये लोग एज अ फ्रेंड आए हैं। जब एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स सुषमा स्वराज थी और एमजे अकबर उनके साथ काम करते थे एज अ सेक्रेटरी और समथिंग और एडवाइजर, अभी मुझे पूरा याद नहीं है, तो इन लोगों ने मिडिल ईस्ट से अपने रिलेशंस और रिश्ते सुधारने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तभी तो सऊदी अरेबिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया था। तो तब इतना सम्मान करके अब उनके बर्थडे के दिन ही इस तरह की घटना तो नहीं करेगा, मतलब ये सिर्फ कयास है। तो जो इस तरह वाले कयास हैं वो सिर्फ कयास ही लग रहे हैं कि यूएस जो है वो सहमति दे रहा है, $40 बिलियन का व्यापार है हमारा सऊदी के साथ, हमारा दोस्त है, एक टुच्चा स्टेट पाकिस्तान से दोस्ती साधने के लिए और न्यूक्लियर डील लेने के लिए वो भारत जैसे बड़े देश से दुश्मनी नहीं ले लेगा, ये सब ठीक है। लेकिन भारत से बड़ा देश तो भाई अमेरिका है ना, और अगर अमेरिका कुछ करना चाहता है और कराना चाहता है तो वो तो करा ही सकता है। वो तो आगे का देख रहा है कि वो भारत को नहीं चाहता है कि वो चाइना की तरह एक और चैलेंजर बन के उभर जाए एशिया में अमेरिका के लिए। और जो हालात अभी बने हैं और जिस तरह से ट्रंप का रवैया, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, आज खुश हो गए कल नाराज हो गए, तो अब आगे, अभी तो खुश है, अभी तो कुछ दिन पहले नाराज था, अब खुश हो गया है, दोस्ती दोस्ती कर रहा है, कल को क्या कर देगा कौन जानता है। और अगर इतनी ही दोस्ती थी तो 50% जो टैरिफ था उसका अभी भी 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी लगाया, तो उसने तो हटाया ही नहीं। हटाओ ना भाई, कम करो ना। उसके बजाय उसने और क्या किया, जो ईरान वाला मैंने आपको बताया चाबहार पोर्ट जिसको हम देखते थे, जिसपे सैंक्शंस को उसने एक्सक्लूड किया हुआ था, एग्जम्प्ट किया हुआ था, उस पर वो उसने वापस लगा दिया है सेम डे पे। तो सेम डे पे भारत के खिलाफ जा रही दो घटनाएं अमेरिका की देखरेख में या अमेरिका के हाथ से हो गई। एक ईरान वाला जिसमें हमारे चाबहार पोर्ट पे सैंक्शन लगा दिया, जो कि पहले उसने एग्जम्प्ट किया था। तुम इधर दोस्ती की बात कर रहे हो मोदी जी को बर्थडे विश करके, दूसरी तरफ सैंक्शंस लगा रहे हो जो पहले नहीं था। और हमने तेल खरीदना भी बंद कर दिया था ईरान से, जो कि हमारा सबसे बड़ा पार्टनर था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने कहा था और तुमने सैंक्शंस लगाए थे कि भैया चलो चाबहार पोर्ट तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, लेकिन तुम तेल खरीदना बंद कर दो। हमने कर दिया था। हालांकि कुछ जो अंदर की खबरें रखते हैं और जो कुछ रिपोर्टें हुई हैं उसमें तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में ऐसी रिपोर्ट हुई थी, पुष्टि नहीं की जा सकती इसकी, हवा में उड़ती बातें हैं, कि भाई जामनगर में जो रिफाइनरी है वो मोस्टली जो है वो सऊदी अरेबिया की देखरेख में ही चलता है। तो उस पर नजर थी पाकिस्तान की कि इसको उड़ाऊंगा। आसिम मुनीर ने कहा भी था भाई अमेरिका के अंदर कि तुम्हारे डैम्स उड़ा देंगे, तुम्हारे न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं उसको उड़ाएंगे, और तुम्हारी जितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं वो सबको उड़ाएंगे। अमेरिका में जाके उसने ये कहा था, ये बात कोई ऐसी छुपी छुपाई बात नहीं, आसिम मुनीर ने। तो ऐसा कहा जा रहा है कुछ सोर्सेस के द्वारा कि जामनगर की जो रिफाइनरी थी ऑयल की बहुत बड़ी, उस पर इनकी नजर थी कि इसको अटैक करना है। तो अब जब सऊदी अरेबिया जो कि हमारा दोस्त है, अगर माना जाए तो हालिया जो घटनाक्रम रहा है कुछ सालों का उसके हिसाब से, तो उसने पाकिस्तान से ये पैक्ट करके एक तरह से उसने अपना दोस्त बना लिया, और उसने फ्री का एक कुत्ता रख लिया जामनगर रिफाइनरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यही नहीं, कश्मीर में भी जब से धारा 370 हटी है तो जितने भी डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं उसमें सऊदी अरेबिया का बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। जो एमिरेट्स वहाँ की कंपनी है उसकी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ के डेवलपमेंट वर्क में, इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क में वहाँ पे है। तो अगर वहाँ पे भी तुम हमला करोगे तो नुकसान वहाँ सऊदी को होना है, यहाँ पे भी तुम हमला करोगे तो नुकसान सऊदी को होना है। तो अगर एक तरह से देखा जाए कि भाई ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम नहीं करेगा हमला। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, लोग हंस रहे हैं, सही भी हो सकता है। मुझे तो ये लगता है कि ये सब घटनाक्रम देखते हुए भारत को सचेत रहना चाहिए। पाकिस्तान और अमेरिका का जिस तरह का नेचर है और हमेशा रहा है, इरैटिक, कंसिस्टेंट नहीं है, कभी भी कुछ भी कर देते हैं वो लोग। पाकिस्तान तो हमसे चिढ़ता ही है, तो वो हो सकता है कि वो कभी भी कुछ भी कर दें। हालांकि राहत की बात यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारत की कहा है कि हम नजर बनाए हुए हैं, और इसमें हमारे लिए थ्रेट परसेप्शन क्या हो सकता है उसको भी हम देखेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे। तो अब आगे क्या होता है ये तो चलिए वक्त ही बताएगा, लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं और किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती हैं उस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे।
पर आपका क्या मत है इस बारे में? आपको क्या लगता है, ये क्या भारत के हित की तरफ गया है या भारत के विरोध की तरफ गया है? क्या इससे भारत को बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है? वो हमें कमेंट करके बताएं। आप कौन से टॉपिक पे हमको आगे डिस्कशन करते हुए देखना चाहते हैं वो भी हमको कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता हो कि ये किसी और तक पहुंचना चाहिए तो वीडियो उस तक शेयर भी करें। मकेश्वर अवेकेंस एक जन जागरण का अभियान है। हम चाहते हैं कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको नहीं मिलता है, खबरों का या कोई भी इंसिडेंट का, वो हम आप तक पहुंचाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इससे जुड़िए, इसका हिस्सा बनिए। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की किसी इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।